खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बीना में विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर हमला बोला है। पीएम ने डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूरे इंडिया गठबंधन को सनातन विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने में हर सनातनी को देश की मिट्टी से प्यार करने वालों को सतर्क रहने की जरूरत है। और ये प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच गए हैं। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम। जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये गमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर देश और समाज को विभाजित करने का आरोप भी लगाया। कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक गमंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। इधर सनातन के खिलाफ बोलने वालों को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सनातन भारत का राष्ट्रीय धर्म है, सनातन को कोसने वालों का हाल रावण और कंस जैसा होगा। सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। रावण को उनके अहंकार ने समाप्त कर दिया, क्योंकि वह भी ईश्वर की अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने लग गया। इधर सोमवार से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र का सरकार ने एजेंडा जारी कर दिया है। इसके तहत संसदीय इतिहास के 75 साल पर चर्चा होनी है और साथ में कुछ बिल भी पारित किए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस को शक है कि आखिरी मौके पर सरकार अचानक कोई नया एजेंडा ला सकती है। पूरी खबर जानने के लिए हम बात करेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, ये सत्र तो आ रहा है, विशेष सत्र के तौर पर बुलाया जा रहा है, सरकार ने एजेंडा भी दे दिया है, लेकिन कांग्रेस को क्यों डर लग रहा है? देखिए, दरअसल कांग्रेस को डर इसलिए लग रहा है क्योंकि जिस तरीके के एजेंडे में बातें कही गई हैं, वो बिल आप संसद के विशेष सत्र में बुलाने की जरूरत नहीं थी। आप चाहते तो संसद के शीतकालीन सत्र में भी उन बिल को पारित करा सकते थे। इस वजह से कांग्रेस का यह आरोप है कि ये जो एजेंडा जारी किया गया वो सिर्फ दिखावे के लिए किया गया है और हो सकता है कि अचानक से कोई बड़ा विधायी एजेंडा सरकार लेकर के सामने आ जाए। लेकिन ये जो एजेंडा है, इसकी खास बात यह है कि एजेंडा में एक बहुत ही बड़ी बात लिखी गई है। एजेंडा के पहले पेज के सबसे शुरू की लाइन में वो ये है कि संसदीय लोकतंत्र के 75 साल के इतिहास पे चर्चा की जाएगी। तो जाहिर तौर पे संभावना यह है कि जब नई संसद में पुरानी संसद से सांसद जाएंगे तो वो लोग पुरानी संसद में पहले अपनी बात को रख सकते हैं और ये अपना अपना अनुभव साझा कर सकते हैं जो पुराने सांसद होंगे, और आगे क्या रोड मैप होना चाहिए इस पे चर्चा हो सकती है। जो अमृत काल की हम लोग बात करें तो वो चर्चा हो सकती है। तो और मुझे लगता है कि संसद में कार्रवाई इसी के आसपास, चर्चा इसी के आसपास घूमती रहेगी। हालांकि एजेंडा में कुछ बिल भी रखे गए हैं जिसको पारित कराने की कोशिश की जाएगी। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बिल है मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति को लेकर के, और इसमें खास बात यह है कि अब तक नियुक्ति में जो कमेटी चयन करती थी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। अब जो कमेटी सरकार प्रस्तावित की है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है। इस पर पहले विपक्ष काफी हंगामा कर चुका है और अब फिर विपक्ष कह रहा है कि अगर बिल लाया गया संसद के विशेष सत्र में तो हम उस पर हंगामा करेंगे। इसके अलावा दूसरे बिल में आपको एडवोकेट बिल है, पोस्ट ऑफिस बिल है, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बिल है। ये सारे बिल हैं जिसको एजेंडा के तौर पर रखा गया है। यहां पे बता दूं कि संसद के इस सत्र में जो है कोई क्वेश्चन आवर नहीं होने वाला है, तो ये अलग हट के विशेष सत्र होगा। 18 से 22 सितंबर तक सत्र होने वाला है और सत्र शुरू होने से पहले ही आज जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी सांसदों को व्हिप जारी किया गया और कहा गया कि संसद में मौजूद जरूर
जरूर रहें। तो ये काफी मुझे लगता है अहम सत्र होने वाला है, संसद का सत्र, जिसमें नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी होगा। एक तरीके से सांसद नई बिल्डिंग में जाएंगे और पहले दिन पूजा भी हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो अगले हफ्ते हम लोग काफी हलचल में रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण ने इस अपडेट के लिए। अब बात करेंगे कश्मीर की, जहां अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में कल आर्मी और पुलिस के 3 अफसर शहीद हो गए। इसमें 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शामिल हैं। अनंतनाग जिले के गोडोल में 3 से 4 आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सेना और पुलिस ने मंगलवार शाम संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया था। रात होने पर ऑपरेशन रोक दिया गया था। बुधवार सुबह जब दोबारा तलाश शुरू की गई तो आतंकियों ने घने जंगलों में घात लगाकर घेराबंदी की और हमला किया। इसमें 3 अफसरों की शहादत हो गई। कर्नल मनप्रीत मोहाली के रहने वाले थे और मेजर आशीष हरियाणा के पानीपत से थे, जबकि हुमायूं भट्ट कश्मीर के बडगाम के रहने वाले थे। अनंतनाग के गाडोल में आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सेना के जवानों ने गाडोल और कोकरनाग में पूरे इलाके को घेर रखा है। देखिए रिफत अब्दुल्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोकरनाग अनंतनाग में लगातार ऑपरेशन जारी। हम ग्राउंड जीरो पे हैं और आप देख सकते हैं भारतीय सेना, पुलिस और सीआरपीएफ इस ऑपरेशन में कल से लगी हुई है। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है क्योंकि ये जंगली एरिया है। काफी टाइम इसमें कल से हो गया इस ऑपरेशन में, लेकिन अभी भी लगातार ऑपरेशन जारी है। यहाँ पे मिलिटेंटों का एक ग्रुप जो है इसी जंगल के एरिया में छुपा हुआ है, जिन्हें ढूंढ निकालने की कोशिश जारी है। कल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलने के बाद कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और जब इनिशियल फायरिंग हुई उसी में भारतीय सेना के 2 ऑफिसर और पुलिस का एक डीएसपी गंभीर रूप से घायल हुए थे और बाद में वो जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठे। भारतीय सेना के लिए एक बड़ा लॉस है, पुलिस के लिए एक बड़ा लॉस है, देश के लिए एक बड़ा लॉस है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इस वक्त सर्च ऑपरेशन हर तरफ से जारी है। मैं एक आर्म पर्सन से कहूं कि वो आपको दिखाएं। ये आप देख सकते हैं, ये जो फॉरेस्ट एरिया है इसी में इस वक्त सर्च ऑपरेशन हर तरफ से जारी है। मैं कैमरा पर्सन से कहूं कि थोड़ा सा आगे आके दिखाएं दर्शकों को कि किस तरीके का एरिया है, कहां कहां पे ऑपरेशन चल रहा है। थोड़ा सा हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो एरिया है किस तरीके का है और कहां कहां पे इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि यहाँ पे मक्की का फसल भी है और यहाँ पे मिलिटेंटों को ढूंढ निकालना कोई आसान काम नहीं है। ये चप्पे चप्पे को घेरा गया है। तकरीबन 6-7 किलोमीटर का एरिया है जहां पर घेराबंदी कर दी गई है और ये पूरा एरिया वही है जहां पे इनिशियली फायरिंग हुई। तो जो भी ताज़ा अपडेट होगा अनंतनाग से हम आपको लगातार देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं बाजार की। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन दायरे में बाजार रहा, मगर साथ ही एक्सपायरी के दिन निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग भी हुई। सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 52 अंक चढ़ा और 67,519 पर पहुंचा, तो निफ्टी 33 अंक चढ़कर 20,103 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में रही। पीएसयू बैंक, मेटल और रियल्टी शेयरों में भी आज तेजी देखी गई, मगर एफएमसीजी शेयरों में आज दबाव रहा। कई दिनों से मिड कैप और स्मॉल कैप में जारी करेक्शन से घबराए नहीं और निवेश करते रहे, ऐसा कहना है वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीईओ रवि धर्मशी का। थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्वेस्ट करना छोड़ दें। आप ये समझ लें कि अब यहाँ पे निवेश करना एकदम ही गलत है और ऐसा मुझे नहीं लगता है। यस, ये थोड़ा फेज है, कभी कोई भी बाजार एक तरफा ज्यादातर नहीं चल सकता। तो अगर इतना ज्यादा जोर से ऊपर तो शायद दो स्टेप पीछे भी आ जाए, पर वो 2 स्टेप पीछे आएगा तब ये समझ लेना कि दैट इज एन अपॉर्चुनिटी और आपको वहां पर निवेश करना चाहिए। सो फ्रॉम अ मीडियम टर्म एंड लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव अभी भी तेजी का व्यू बरकरार रखना चाहिए, but you have to be selective and careful in the kind of companies that you pick. Government owned companies जहां पर एक्चुअली तेजी की काफी सही वजह थी। आई वोंट से कि एकदम ही पागलपन हो चुका है, बट काफी भाग चुके हैं शेयर। अगस्त के WPI के आंकड़े भी नेगेटिव जोन में है और लगातार 5 महीने नेगेटिव जोन में है। हालांकि इसमें इस बार जुलाई की तुलना में मामूली तेजी देखी गई है। अगस्त में थोक महंगाई दर -0.52% दर्ज की गई है। अगर अगस्त के आंकड़ों से साफ है कि महंगाई दर लगातार 5 महीनों से नेगेटिव जोन में है। भले ही इसमें हर महीने इजाफा देखा जा रहा है, पर यह 0 से नीचे बनी हुई है। खाद्य महंगाई दर में गिरावट से इस बार थोक महंगाई दर के आंकड़ों पर असर देखा गया है। वहीं फ्यूल और पावर की थोक महंगाई दर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मुंबई के रेस्टोरेंट फूड सेफ्टी में फिसड्डी निकले हैं।
कहीं रसोई में कॉकरोच और चूहे मिले हैं तो कहीं बिना लाइसेंस के हो रहा था काम। क्यों होता है हमारी सेहत से ये खिलवाड़? आज कंज्यूमर अड्डा पर इसी में होने वाली है बड़ी बहस। रेस्टोरेंट का धंधा, किचन आखिर क्यों गंदा? जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, क्योंकि बात सिर्फ मुंबई के रेस्टोरेंट की नहीं है, पूरे देश में रेस्टोरेंट का लगभग यही हाल है। टेस्ला के भारत आने को लेकर हलचल तेज हो गई। हमारी सहयोगी चैनल CNBC TV 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि टेस्ला का भारत में स्वागत है। There has been a lot of talk about attracting Tesla to India, Minister Gadkari. You've also in the past held talks with senior executives of Tesla. What is the current status of negotiations with the company? They've been asking for tariff reductions. What is your view? Are they likely to set up soon in India? They are welcome. We don't have any problem. And Indian domestic market is very huge. At that time, export is also, they can make it. And because of scrapping policy, we are going to reduce the cost of the automobile component by 25 to 30%. They will be benefited. So they are welcome. We are waiting for them. वही नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि डीजल कारों पर प्रदूषण टैक्स के पक्ष में वो नहीं है, पर ऑटो इंडस्ट्री को बायोफ्यूल पर ध्यान देना चाहिए। So my suggestion to the industry that to best way to concentrate on alternative fuel and biofuel, even in flex engine, that can be a great thing. So presently it is a right of the Prime Minister, Finance Minister to take decision about the taxation. But I was telling the spirit that if you are not taking seriously, then ultimately government has to take the special tax on pollution tax on the diesel vehicle. So this is not good. Before that, you should change your policy, more concentrate on biofuel and alternative fuel. That was the spirit behind my argument. So I am not against diesel fuel. Neither we are not going to levy any new tax on diesel vehicle. But the day it is to be time because of G20 and the biofuel alliance, it is a time for industry to understand the spirit behind it. That was exactly I want to indicate to the industry with my speech. भारत में OTT ऐप्स को रेगुलेशन के दायरे में लाने की तैयारी चल रही है। इस पर टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई को सुझाव देने का कल आखिरी दिन था। दरअसल टेलीकॉम कंपनियों ने OTT ऐप्स पर नेटवर्क चार्ज लगाने की मांग दोहराई है। टेलीकॉम कंपनियों के मुताबिक OTT ऐप्स बिना फीस दिए टेलीकॉम कंपनियों के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं चला सकते। साउथ कोरिया की टेलीकॉम कंपनी ने OTT ऐप्स से चार्ज करने की शुरुआत कर दी है और भारत में भी इसे लागू किया जाना चाहिए। मेजरली ये नेटवर्क किसमें यूज होते हैं? OTT प्लेयर, जो कि इतना ज्यादा डेटा उसके ऊपर लेकर जाते हैं और पब्लिक को आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाते हैं, सब्सक्रिप्शन से पैसा कमाते हैं और हमारे नेटवर्क के बढ़ाए को सेटअप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, उसके लिए उनकी तरफ से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, बिल्कुल फ्री हमारा नेटवर्क। हमारी मांग ये है कि इसको मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा तरीका बनाया जाए जिससे कि फेयर शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर की रेजिम लाई जाए। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे टाटा की नेक्सॉन का नया अवतार, वो भी एक नहीं दो पेट्रोल डीजल के साथ नई ईवी कार का भी कीजिए दर्शन इस ब्रेक के बाद। समाचार और अब कुछ खबरें ऑटोमोबाइल की दुनिया से। टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर एसयूवी नेक्सॉन का नया अवतार लॉन्च कर दिया है। अब नई नेक्सॉन पहले से ज्यादा खूबसूरत और अटैक फीचर से लैस है। साथ ही इसमें अब नए गियर ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिल गया है। नई नेक्सॉन में पेट्रोल में 7 वेरिएंट और डीजल में 4 वेरिएंट मिल रहे हैं। इसके इंजन की बात करें तो पहले की तरह इसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है जो 120 bhp का पावर जनरेट करेगा, जबकि डीजल 115 bhp का और ये 1.5 लीटर का होगा। सेफ्टी के लिहाज से 6 एयरबैग्स, ABS और EBD फीचर स्टैंडर्ड है। नए फीचर्स में वेंटिलेटेड सीट, 360 डिग्री कैमरा और फ्रंट सेंसर अब मिलेंगे। पेट्रोल इंजन के साथ 4 गियर बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन के ऑप्शन है, जबकि डीजल इंजन में 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा। पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 8 लाख से शुरू हो रही है, जबकि डीजल वेरिएंट की कीमत करीब 12 लाख रुपए से शुरू होगी।
तो ये तो बात हुई नई टाटा नेक्सॉन की, जो कि पेट्रोल और डीजल पे चलेगी, लेकिन टाटा ने नेक्सॉन का ईवी फेसलिफ्ट वर्जन भी लॉन्च किया है। नेक्सॉन ईवी के लुक और स्टाइल में बदलाव किया गया है, साथ ही पेट्रोल की तरह कई नए टेक फीचर्स भी इसमें जोड़े गए हैं। इस कार के इंटीरियर में आपको कई बदलाव नजर आएंगे, जैसे आप इसमें 2 स्पोक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। फीचर्स की बात करें तो कार में 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर देखने को मिलेंगे। इस कार में एक और सबसे बड़ी खासियत आप लोगों को देखने को मिलेगी और वो है व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग, यानी कि इस व्हीकल की मदद से आप किसी और व्हीकल को या किसी और इंस्ट्रूमेंट को, किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी चार्ज कर पाएंगे। नेक्सॉन ईवी के एमआर यानी कि मिडिल रेंज वेरिएंट की कीमत शुरू हो रही है करीब 15.25 लाख रुपए से, और जबकि लॉन्ग रेंज वेरिएंट की कीमत शुरू हो रही है 18 लाख रुपए से। अफ्रीकी देश लीबिया की बाढ़ में 20,000 लोगों की जान जाने का अंदेशा है। दिरेना शहर में सुनामी इतनी भयानक थी कि सब कुछ अपने साथ बहाकर ले गई और तबाही बर्बादी के निशान छोड़ गई। आशंका जताई जा रही कि बड़ी तादाद में समंदर में लाशें हैं और उनकी तलाशी चल रही है। महामारी फैलने की भी आशंका है। कई इलाकों में लाशें पानी में तैरती हुई नजर आ रही हैं। कई घरों में शव सड़ चुके हैं। हालात इस कदर खराब है कि दफनाने के लिए जगह कम पड़ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे 123 सैनिकों के बारे में भी पता नहीं चल रहा है। वहीं तुर्की, इटली, कतर और यूएई समेत कई देश बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचा रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सीएनबीसी आवाज पे खबरें भी जारी हैं, आपके लिए कई कार्यक्रम भी जारी हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर हमारे एक क्लिक पर ताजा और अपडेटेड खबरें देख सकते हैं। नमस्कार।